अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम उरूसा खट्टी है और मैं थर एजुकेशन अलाइंस में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। साथियों, आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ फ्लड्स और डिज़ास्टर्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बढ़ गई है। ख़ासकर जो अभी रिसेंट पिछले सालों में जो बड़े बड़े डिज़ास्टर्स आए हैं, जिसमें ज़ाहिर बुरे तरीके से जो है वो हमारी तालीमी निज़ाम को जो है मफलूज बनाया है, डैमेज कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे पाकिस्तान के बच्चों को हो रहा है, तालीमी निज़ाम का हो रहा है। तो उस सिलसिले में आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो आप सब लोग उनको जानते हैं और काफ़ी अरसे से तालीमी सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, मैडम सादिका सलाहुद्दीन। तो मैडम से पूछेंगे कि मैडम की क्या राय है, किस तरह से जो है वो तालीमी निज़ाम को हम बेहतर कर सकते हैं। जो लाखों बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अडॉप्ट करें ताकि इन बच्चों को जो है वो हम वापस स्कूलों में ला सकें और उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बेहतर करने में अपना अपना किरदार अदा कर सकें। तो आइए मैडम सादिका से मिलते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया है हमें इस इंटरव्यू के लिए। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जो नंबर्स हैं वो हम काफ़ी अरसे से जो है हमें पता है कि जी 60 लाख बच्चे बाहर हैं स्कूलों से। फिर अभी जो 2022 का फ्लड आया है उसने तो बहुत सारे स्कूलों को भी फ़िज़िकल जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी डैमेज किया है। फिर पानी खड़ा हुआ है इलाकों के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में इन बच्चों को हम कैसे जो है एजुकेशन जो डिसकंटिन्यू हो गई है उनको कैसे दोबारा से हम कंटिन्यू करवा सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ी सी हमें अपनी राय दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वो मौजू है कि जो हमें दिन रात तंग करता है और मेरा ख्याल है हम तमाम लोग के जो तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस पे नज़र रखते हैं कि ये बच्चे कब वापस अपने स्कूलों के अंदर आएंगे और कब तालीम के जो मामूलात हैं वो अब बढ़ेंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसान मसला हल करने का है तो बहुत मुश्किल कि जब स्कूल भी गिर जाएं और जब पानी भी खड़ा हो, जब रास्ते भी ख़राब हो जाएं, जब बच्चे जा भी ना सकें, साथी भी ना आ सकें, तो है तो मसला। लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा नज़र आता है और जितना बड़ा वो कर दिया जाता है इतना बड़ा नहीं है। मसलन ये कि अगर आप देखें कि इस वक्त भी आप अपने सूबे के अंदर चक्कर लगाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि लोगों ने अपने घर बना लिए, काफ़ी लोगों ने अपने घर बना लिए, लेकिन हुकूमत ने अपने स्कूल नहीं बनाए। और हुकूमत या तो डोनर्स के इंतज़ार में बैठी है कि ये बहुत बड़ा ख़र्चा है तो कोई और आके कर दे, या वो जो एक शौक़ होता है कि अपने घर को खुद हम ठीक कर लें, तो हम उस तरह स्कूलों को अपना घर देख ही नहीं रहे। जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, जो उसके पास सरमाया है उस पे नज़र डाले। और सरमाया उसका सबसे बड़ा 1 लाख या पता नहीं कितने टीचर्स हैं, ये उसका सरमाया है। और 40,000 इमारतें उसका सरमाया हैं, वो छोटी हों या बड़ी हों या मज़बूत हों या कमज़ोर हों, जो भी हों वो उसका सरमाया है। और इन सरमायों को साथ लेके वो चलें। अब बात ये कि टीचर्स तो कहीं भी बैठ के पढ़ा सकते हैं। आप अगर याद करें, जब ये ईएमओ वाले स्कूल बने थे तो पढ़ाई एक दिन भी नहीं रुकी थी। क्यों नहीं रुकी थी? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने ये फ़ैसला किया था कि ये कहीं किराए पे पढ़ा लेंगे, कोई जगह ले लेंगे, या स्कूल के एक कोने में कंस्ट्रक्शन होगी और दूसरे कोने के अंदर पढ़ा लेंगे। मैंने ख़ुद स्कूलों में जाके देखा है कि क्लासें उसी तरह चलती रहें और जब तक कि वो पूरी इमारत नहीं बन गई। जब पूरी इमारत बन गई और उसमें बच्चों की एक खुशी भी थी और एक ओनरशिप भी थी कि वो देख रहे थे कि हमारा स्कूल बन रहा है और वो आ रहे थे। देखिए, जो आपकी ही जो ये रिसर्च है उसके अंदर एक ग्लोबल रिसर्च का हवाला दिया गया है और ये हम सब के ऑब्ज़र्वेशन में रोज़ाना की बात है कि जब काफ़ी अरसा गुज़र जाता है बच्चे को स्कूल गए हुए तो फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर वो दोबारा नहीं जाता। 1 साल मैक्सिमम वक्त वो बताते हैं कि अगर 1 साल तक बच्चा नहीं गया तो बस फिर आप भूल जाएंगे ये बच्चा कभी वापस स्कूल में आएगा।
वो किसी लिटरेसी सेंटर वगैरह में तो आप उसको ज़बरदस्ती भेज देंगे, लेकिन वो वहाँ पे वापस नहीं आएगा। तो बच्चों का तो नागा कराना ही नहीं चाहिए स्कूल का। और मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि टीचर्स वहाँ मौजूद हैं। अगर हम टीचर्स को पहले से ट्रेन करें और टीचर्स को हम ये पूरी उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हों कि अगर जब सैलाब आएगा या जो कोई भी किसी किस्म का डिज़ास्टर होगा तो उन टीचर्स की क्या ज़िम्मेदारी होगी, और उनकी जवाबदारी भी इस बात पे हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अच्छा मैडम, एक और भी चीज़ इसी हवाले से, जैसे आपने कोट किया कि हमने जो अभी रिसर्च स्टडी की थी उसमें भी जो है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया गया है कि जी 2005 का जो अर्थक्वेक आया और 2010 का फ्लड आया, फिर 2022 का फ्लड आया, और इन सारे अरसों के दौरान बहुत बड़ी जो है एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी थी, ग्लोबल डिफरेंट इदारे थे जो हमें फंड भी कर रहे थे, गवर्नमेंट की अपने भी रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस सारे अरसे के दौरान जो है क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे अभी भी हम रोना रो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं कि ये क्यों इस तरह है कि आज भी वही स्कूल मुतासिर होते हैं? हाँ। उसके ऊपर क्या आपकी राय है और ये कैसे रिजिलियंट बन सकती है ये बिल्डिंग्स? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ये देख लिया कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये कह रहे हैं कि 20,000 स्कूल, आधे स्कूल जो हैं, जो 20,000 स्कूल बनते हैं, हाँ, कि वो हमारे तबाह हो गए, वो फुल्ली डैमेज्ड हैं या वो पार्शियली डैमेज हैं। कोई 7,000 की फिगर कह रहे हैं। मगर आपने कभी ये सुना कि हुकूमत ने ये देखा हो कि ये 20,000 स्कूल ये कब बने थे? क्या ये हाल ही में बने थे या ये अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं? अगर ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं, आउटलिव कर रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट लाइफ, तो और बात है। लेकिन अगर ये गुज़िश्ता 4-5 साल में बने थे तो फिर इनकी जवाबदारी, किसकी जवाबदारी है? किसने बनाए कौन थे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? से कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने ये बनाए थे? वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ हैं? और क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह होता है जो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस होती है या कोई वारंटी पीरियड होता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो इनको ठीक करके दें। और अगर इनको ठीक, और फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इनको ब्लैकलिस्ट कर दें इन कॉन्ट्रैक्टर्स को। जब तक जवाबदारी नहीं होगी, जब तक जो कानून ये चलता रहेगा कि जी स्कूल गिर गए, कोई बात नहीं, हम किसी को हेलीकॉप्टर से दिखाएंगे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो कहेंगे लो भाई पैसे इसको बना लो, तो तब तक तो जब हम कोशिश ही नहीं करते कि हम अपनी चीज़ों को ठीक कर दें। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि जो गवर्नमेंट का मौजूदा एजुकेशन का बजट था गुज़िश्ता साल का, बहुत सारे स्कूल उसी से ठीक हो सकते थे। उस बजट को थोड़ा सा रीअलाइन करके और उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के, हम भी तो अपने घरों को ठीक करते हैं, हम किससे मांगने जाते हैं? और हमारे पास क्या रखा है? लेकिन हम कोशिश, आप देख लें अब गाँवों में जाके कितनी गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जैसी भी जिसकी हैसियत है अपना घर कुछ ना कुछ तो बना लिया। तो अगर उन्होंने अपना घर बना लिया तो हुकूमत ने अपने स्कूल क्यों नहीं बनाए? मुझे ये इतना बड़ा मसला नहीं लगता है स्कूलों को ठीक करना और तालीम को बहाल करना। सही। अच्छा मैडम, एक मेरा और सवाल है, मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगी गवर्नमेंट को, कौन से वो एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कौन सी इस तरह की प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले सालों में, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि डिज़ास्टर अब एक रिकरिंग फिनोमेना है। हाँ। हर साल हमारे पास, हर दूसरे साल, तीसरे या 10 साल के बाद इतने मेगा फ्लड्स आते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे एक तरह से डिस्ट्रक्शंस लाते हैं। मतलब हम, ऐसा लगता है जैसे 50-50 साल फिर पीछे चले जाते हैं अपनी डेवलपमेंट से। तो ऐसी सूरत हाल में खासकर जो एजुकेशन है उसको रिजिलियंट बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट को कौन कौन से जो है वो पॉलिसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है और रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। मेरा ख्याल है एक तो सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि वो टीचर्स की ट्रेनिंग हो और टीचर्स को ये कहा जाए कि ये आपके पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपको जब कोई डिज़ास्टर आएगा तो उसमें ये काम करने हैं, आपको रेस्क्यू भी करना है, आपको ऑल्टरनेट भी मुतबादिल भी बंदोबस्त करना है कि कहाँ स्कूल होगा, और आपको
एक कोई मुतबादिल करिकुलम भी उनको बना के दें जिसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग हो, जैसे रेमीडियल करिकुलम होते हैं, और उनसे कहें कि जी ये डिज़ास्टर के ज़माने में आप इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दें। तो अगर वो पहले से वेल ट्रेंड होंगे तो उन्हें पता होगा कि मुझे कहाँ खड़ा होना है और कहाँ बैठना है और कहाँ किस तरह मुझे कम्युनिटी के साथ एक ताल्लुक़ रखना है और इसको आगे चलाना है। मैं जब ये देखती हूँ कि हुकूमत हमारी जो कुछ करना चाहती है वो बहुत अच्छा कर लेती है। मतलब एक हुकूमत के जिसने बम बना लिया, एक हुकूमत के जो बम बनाना शायद ज़्यादा आसान काम था, जो ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है वो लगता है कि घर घर जाके एक एक बच्चे को पोलियो के ख़तरे पे ला दिया है, जान की अपनी बाजी तो करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। तो अगर ये हेल्थ पे ये काम कर सकते हैं तो फिर ये एजुकेशन पे भी कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन की टाल मटोल होती है, एजुकेशन को कोई समझता नहीं है कि ये इसमें जो वक्त ज़ाय हो रहा है ये वक्त कभी पलट के नहीं आएगा। मैं फिर वो उसी बात पे आऊँगी कि अगर 20,000 स्कूल कोई हुकूमत कहती है कि आधे हमारे फुल्ली डैमेज्ड हैं, तो फिर तो हमें उस हुकूमत से पूछना चाहिए कि आपने किसको दिए थे भाई, ये तो बता दें। ये उन लोगों के नाम कहाँ हैं जिनको आपने दिए थे, उनसे क्यों पूछगछ नहीं हो रही कि जिनको आपने ये चीज़ें दी थी। बहुत शुक्रिया मैडम सादका सलाउद्दीन ने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स जो हैं वो शेयर किए हमारे साथ, क्योंकि वो खुद एजुकेशन पे काम करती रही हैं और उनका जैसे कहना है कि ये जितनी मिसमैनेजमेंट है, जितना बड़ा इशू पोर्ट्रे हो रहा है, उतना बड़ा इशू ये शायद है नहीं। हमें इसको ज़्यादा फोकस होके, ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करके अगर हम एजुकेशन के ऊपर सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करें तो बहुत सारे जो स्कूल हैं वो बेहतर हो सकते हैं। साथ मैडम ने जो एक अच्छी बात की है वो ये है कि ज़रा इस तरह के डिज़ास्टर अगर हमारी लाइफ का पार्ट हैं तो यकीनन इस तरह के डिज़ास्टर जहाँ पे बहुत सारा डैमेजेस लाते हैं वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। हमें इनोवेटिव तरीके से सोचने का मौका मिलता है, हम अपने रिसोर्सेज का एक तरह से फिर से रिव्यू करते हैं, अवेलेबल एग्जिस्टिंग स्किल्स को, ह्यूमन रिसोर्स को चेक कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम सारी इस अपॉर्चुनिटी को अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स के साथ कैसे टैप करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह हम अगले आने वाले जो पॉडकास्ट होंगे उसमें दूसरे साथियों से इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे ताकि एजुकेशन को बेहतर, सिंध के अंदर बेहतर करने के लिए अपनी अपनी एफर्ट्स डालते रहें। बहुत शुक्रिया।